बहुत चीजें हम लोगों ने हिस्ट्री में देख ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब बन गया। क्या जैकोबिन क्लब बना दिया। जैकोबिन तब हो गया है। रीजन ऑफ टेरर भी हो गया। रेन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सनलाइक स्टडीज। हमारे एसएफटी में सोशलिज्म में नहीं आ रहा, पॉलिटिकल चैप्टर का सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल। On the morning of 14 July 7 में आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है और नेशनलिज्म है, लेकिन पहले नेशन नहीं हुआ करता था। जिस राजा ने जितनी टेरिटरी जीत ली, बस वो उसका टेरिटरी थी, नेशन करके कुछ नहीं था। आज हम इंडिया को एक नेशन के रूप में देखते हैं, एक शेप के रूप में देखते हैं, और हर एक देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन ले ली है तो भी हम अपने नेशन को कम या ज़्यादा नहीं करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि इतनी हमारी भारत माँ दूसरे के अंदर में, लेकिन अपने नेशन को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। नेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ शेयर्ड बाई पीपुल हैविंग कॉमन एथनिक्स, कॉमन हिस्ट्री, जिनकी एक कॉमन लॉन्ग पास्ट हिस्ट्री होती है, कॉमन स्ट्रगल, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर। एक नेशन किस हिसाब से बनता है? या तो वहाँ के लोगों की साझा भाषा हो, साझा संस्कृति हो, या कोई बहुत पुराना एक ऐसा इतिहास हो जिसमें सबने मिलकर के एक साथ स्ट्रगल किया हो। सो हमारे यहाँ जो नेशन का स्पिरिट है, अवधारणा है, इट हैज़ केम फ्रॉम द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसी तरीके से, लेकिन ये जो नेशन को सबसे पहले किसने बताया? ये फ्रेंच फिलोसोफर्स ने बताया। फ्रांस के दार्शनिक थे, जॉन लॉक थे, रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने बताया नेशन क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय नेशन। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग शेयरिंग ए कॉमन आइडिया या आइडियोलॉजी। ऐसी बात है। तो पूरी दुनिया ने डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, नेशनलिज्म फ्रांस से सीखा। तो दुनिया का अगर हम देखेंगे तो फ्रेंच हैज़ गिवन ए आइडिया, और इसके लिए सारी दुनिया के लोग इनको नमन करते हैं, रूसो को, जॉन लॉक को, इसी तरीके से जीन पॉल मारत को, इन सबको, या ओलंपिक डिगोजस को, जो उनके राइटर्स और फिलोसफर्स थे, वो इतने महान थे। गांधी जी स्वयं इनके इन आइडिया से प्रेरित फ्रांस से। और जैसे जैसे फ्रांस में नेशनलिज्म आया, सारी दुनिया, सारा यूरोप आने लगा। अब कहानी शुरू कहाँ से होती है कि पहले लुई 16 कहाँ का राजा था बताओ? लुई 16 फ्रांस का राजा था। अगर आप फ्रांस को देखना चाहें तो ये दैट इज, ये फ्रांस की सोसाइटी है। ये देखिए, ये जापान हो गया और यहाँ इंडिया। दिस इज स्पेन। ये क्या है? फ्रांस। ये इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड, इसके अलावा स्कॉटलैंड, और इसके अलावा वेल्स और आयरलैंड, चारों को मिला दिया जाए तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो उसी को आज यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। पहले 3 मिल गए थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये सब मिलकर आज सब अब वही है पूरा इंग्लैंड, तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। और आज इसका पूरा नाम क्या है? 4 देशों का एक सम्मिलित समूह है, जिसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और सबसे पहले इसे इंग्लैंड कहा गया जब अकेला था, फिर इसने स्कॉटलैंड और वेल्स को ज़बरदस्ती मिला लिया, फिर इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। किसको किसको मिला लिया? स्कॉटलैंड जानते हो, जो बैग पाइपर बजाते हैं, फ्रॉक पहनते हैं लाल कलर की, तो वो सब। वेल्स को मिला लिया, उन सबको मिला लिया, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती मिला लिया, और फिर इसने अपना नाम रख दिया यूनाइटेड किंगडम। और बात समझ आ गई? तो अगर अभी हम इसे क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, ये क्या है बताओ? पहली बात तो इसके 2 पार्ट कर दो। ये यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन इधर क्या है? और इधर दैट इज यूराल माउंटेन। रशिया भी एक हिस्सा है, अदरवाइज आप एशिया कहिए। एशिया के मुख्य देश रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब, और भी बहुत सारे देश हैं, कोरिया, हांगकांग है। यहाँ पर देखो, इसे क्या कहा गया? रूसिया का। अभी इसे क्या कहा जाता है? जर्मनी। ये क्या चीज है यहाँ पर? पर्सिया। पर्सिया को अभी क्या कहा जाता है? ईरान। ईरान।
पहले यहाँ पर्शियन रहते थे, फिर ईरान के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सारे पर्शियन को मार डाला, और फिर अब वहाँ पर इस्लाम का शासन हो गया, शिया का शासन, शिया सुन्नी करके इनका, तो अभी से ईरान का जाता। तो पर्शिया और फारस के लोग आ गए भारत में, और भारत ने वही टाटा बिरला बने, हमारी पूरी इंडस्ट्री संभाला। 5000 पर्शियंस आए थे, आज वो 15,000, ज़्यादा नहीं बढ़े, वो अब अपनी आबादी बढ़ाते ही। तो आप ये देखिए ज़ोरास्ट्रियन को ईमान, समझ में आ गया नहीं, जरथुस्त्र इनके पैगंबर हैं। तो पर्शिया तुम्हें समझ में आ गया, ये इटली है, ये क्या है, इटली। फ्रांस और ये स्पेन, स्पेन के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, और यहाँ के लोगों को पोर्तुगीज कहा जाता है। कौन कहा जाता है, पोर्तुगीज, पुर्तगाली। इन्हीं में से एक पोर्तुगीज था वास्को डी गामा, जिसने भारत की सी रूट की खोज की। वो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुंचा, जो 8th में आपने पढ़ा है, या फिर आप केप टाउन भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ से वो कहाँ आया, भारत में। तो उसने अपनी किताब में लिखाया ये चमचमाता हुआ अद्भुत देश है। इसके पहले ब्रिटेन ने 2 लोगों को भेजा। किसको किसको भेजा बोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ, पहले इन्होंने भेजा, ये देखिए, अमेरिको को भेजा। किसको भेजा, अमेरिको यहाँ पहुँच गया। तो अमेरिको ने बोला ये तो यही तो इंडिया है। फिर वो लेकिन बोले यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कबीले वाले हैं और पेड़ से तोड़ तोड़ के खाते हैं, और कुछ ऐसे ही है, बस चमड़े उमड़े पहनते। तो फिर वो वापस आ गया। फिर यहाँ की महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने कहा कोलंबस तुम जाओ, ये 4 बड़े बड़े शिप, 4 नेवल अफसर और 100 सैनिक लेके जाओ, पता करो भारत क्या वही है जहाँ गया। ये फिर वहाँ गया, तो यहाँ गया, बोला नो मैम, इट इज नॉट इंडिया, यहाँ तो रेड इंडियंस रहते हैं। क्या कहा, रेड इंडियंस। लेकिन जिसने खोज की थी उसके नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ गया। इसका क्या नाम पड़ गया, भाई उसी के तो एक साथी ने खोज की थी। फिर बोला अच्छा ठीक है मैं इंडिया खोजता हूँ। फिर यहाँ गया और ये बरमूडा ट्रायंगल में फंस गया। यहाँ इतना डर गया, बोला आगे नहीं जाना। अब क्या, लेकिन इसने ये बरमूडा ट्रायंगल से बचते बचते वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज कर ली। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आगे की बात करें तो तब तक जब इसकी खोज हो चुकी थी, इन लोगों ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया था। इन्होंने तुरंत 13 कॉलोनीज को अपने कब्जे में ले लिया। खोज अमेरिका की, हाँ, भाई आपने खोज कर ली, 2 लोग भेजा, आपके पास शक्ति है, मिलिटराइजेशन है। उस समय आपने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर लिया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार का मतलब समझते हो, यहाँ गांधी जी एक सूत से एक चरखे से एक सूत काटते थे, स्पिनिंग जेनी एक साथ 1000 सूत काट देती थी। 1000 थ्रेड्स आर मेड। और ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब थॉमस एल्वा एडिशन की वजह से हुआ। उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, पूरा यूरोप चमक उठा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ होने लगी कि कौन अब इस स्पिनिंग जेनी से सबसे पहले कपड़ा बनाता है। यूरोप फटाफट कपड़े बना देता था क्योंकि वो बहुत सारे थ्रेड और यार्न बनाने लगा था। उसको जरूरत थी कच्चे माल की। किसकी थी, दैट इज रॉ मटेरियल। तो उसके लिए उसने फिर भारत को पकड़ा क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कॉटन मिलता था। और इसी तरीके से कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। सबसे पहले इसकी खोज में इसने यहाँ की कितनी कॉलोनी को अपने अंडर में लिया, 13 कॉलोनी को, कि 2 रुपए का कॉटन मिलेगा, 200 रुपए की टी शर्ट बेचेंगे। इस तरीके से यूरोप अमीर बना। 2 रुपए के कॉटन से वो मिनटों में बना लेता था। बोलो बात समझ आ गई। और पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ मच गई, मशीनीकरण होने लगा था, फैक्ट्रीज होने लगी थी। एक समय ऐसा था कि मैनचेस्टर गर्व से बोलता था हमारे यहाँ तो सूरज कभी निकलता ही नहीं है, इतना धुआं, इतना कालापन, सूरज तो दिखाई ही नहीं। लेकिन जब एसिड रेन हुई तो ऐसा एसिड बरसा कि उसके जो मार्बल के स्कल्पचर्स थे, मूर्तियाँ थी, सारी बह गईं और सारे जानवरों के पीठ में स्किन कैंसर हो गया। तब वो अपनी बात को बोलना उसने बंद कर दिया था। खैर बात यह है कि उस समय स्पिनिंग जेनी का और किसका आविष्कार हो चुका था, दैट इज स्टीम इंजन का। तो ट्रेन भी हो गई, कम्युनिकेशन के साधन भी हो गए, बस उनको जल्दी से कॉटन चाहिए था। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ बोलो, इन्होंने कितनी कॉलोनी बना ली, 13 कॉलोनीज। उस समय इंग्लैंड ने इस पे जब कॉलोनी बना ली तो फ्रांस में 1774 में किसका शासन था बोलिए, लुईस 16 ने क्राउन
पदभार संभाला। अब देखो आगे की बात। राजा राजगद्दी पर बैठ। जब उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से करवा दिया गया। बहुत दिनों से युद्ध मैरी एंटोनिएट से इसकी शादी हुई। ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर। ये खुद बूर्बो डायनेस्टी का था। बूर्बो बोला था, बॉर्बन में लिखा जाता है डायनेस्टी। और इसकी शादी किसके साथ हुई? हैब्सबर्ग एम्पायर की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से शादी की। ही मैरिड विद किसके साथ? The queen of प्रिंसेस ऑफ, क्वीन नहीं थी, प्रिंसेस थी। Prince. प्रिंसेस ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर मैरी एंटोनिएट, जो कि इसकी एक सलाहकार भी थी। शी वाज एडवाइजर ऑफ लुई 16 एंड शी वाज ए बैड एडवाइजर। इसने इसकी लुटिया डुबो दी। सो शी वाज, वो कौन थी? बैड एडवाइजर। अच्छा, ये क्राउन हो गया एट एज ऑफ 20। कहाँ का क्राउन हुआ? ऑफ फ्रांस। उस समय राजा का शासन था। ही वॉज ऑफ विच डायनेस्टी? Bourbon. उस समय फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, आगे की बात है। के कारण उसकी महल का खजाना 5 मई को अनवी 1789 में क्या किया बोलो? Meeting of three स्टेट लुई 16 कॉल state meeting. मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग बुलाई? स्टेट जनरल्स। क्यों बुलाई? टू इंक्रीज टैक्सेस। टैक्सेस आएंगे लोगों के ऊपर। और ये मीटिंग 114 साल बाद बुलाई गई। इस तब तक टैक्स नहीं बढ़े, लेकिन अब बुलाई गई। अब आगे देखो, करने लगे। इधर एग्रीकल्चरल पे जितना भी कुछ 40% या कोई टैक्स लगता होगा वो ये लेता था। 50% इनके हाथ में बचता था। 10% तो चला जाता था फादर को, चर्च को, नन को। बाकी जितना राजा अलॉट करे, जहाँ तक 40% करता था। 10% वहाँ, उसको टैली कहा जाता था। तिथे जाता था। तिथे किसको जाता था? बॉक्स में लिखा हुआ है। तिथे जाता था क्लर्जी को, धार्मिक गुरुओं को। और दैट इज टैली कहाँ जाता था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव था। और बाकी 50% तुम्हारा, 50% टैक्स। अब और टैक्स बढ़ा देगा तो कोई क्या होगा? क्योंकि ठीक रहेगा। तो इन तीनों स्टेट्स के जो जनरल की मीटिंग थी, उसे क्या कहा गया? स्टेट जनरल मीटिंग। और 1 स्टेट 1 वोट का प्रावधान। एक स्टेट कितना वोट देगा? अब कैसे थी बताइए? व्हाट वाज द वोटिंग पैटर्न? वोटिंग पैटर्न कैसा था? was 1 person 1 वोट। इस स्टेट जनरल की मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव किसके आए? ऑफ क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट के। और 300 रिप्रेजेंटेटिव किसके आए? नोबिलिटीज का मतलब दरबारी, सामंत। और 600 रिप्रेजेंटेटिव किसके आए? ऑफ थर्ड स्टेट। इसके अलावा इन्होंने 40,000 चिट्ठियां भी लेके आए लोगों की लिखी हुई कि जाके वहाँ राजा को दे देना कि प्लीज़ टैक्स ना बढ़ाएं, हम लोग ऐसे ही कर्ज के बोझ पर तले हुए हैं। लेकिन उन चिट्ठियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इतनी असेंबली में कौन चिट्ठी पढ़ता और कौन क्या करता, ठीक है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई। अगर ये दोनों तो टैक्स नहीं देते थे और ये देते थे, अगर राजा ये कहता टैक्स बढ़ाया जाए तो ये दोनों क्या कहते? हाँ हाँ बढ़ाया जाए, हमें और चाहिए। और ये क्या कहता? और 3 ही वोट हैं, तो जीतता कौन? 2 वोट वाले जीत जाते हैं और ये नहीं जीत पाते। हाँ 300 से लेना नहीं, 300 में एक ही आदमी खड़ा होता उनका नेता। वो कहता हाँ बढ़ाया जाए। फिर पूछा जाता अच्छा तुम 600 लोगों में कोई एक खड़े हो, तो ये कहते ना बढ़ाया जाए। 2 कहते हाँ बढ़ाया जाए। 3 ही हाथ उठते, एक नेता ही इनका बोलता। 1 स्टेट 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट नहीं था। गलत है तो ठीक रहो, ये एक्सप्लेन करना। 1 स्टेट 1 वोट का पैटर्न था। तो इन लोगों ने क्या किया बताइए? जब व्हेन किंग पुट द प्रपोजल
तो उस समय थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एक मीरा व्यू थे और एक अभी सईद थे। उन्होंने कहा सर 1 पर्सन 1 वोट रखो, 1 स्टेट 1 वोट मत रखो, तो 600 हमारे होंगे 600 इनके होंगे, तब फिर कुछ तब सही टक्कर होगी, ठीक है कि नहीं। तो इनमें क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट थी अपोज्ड इंक्रीज ऑफ टैक्स, और फिर क्या हुआ बताइए, मीरा व्यू एंड एबे सईद की स्पेलिंग बताओ मुझे। SIE एबे सईद क्लर्जी था, लेकिन वो हमदर्द था। किसका हमदर्द था? अब मीरा व्यू कौन था बताओ? क्लर्जी नोबेलिटी, लेकिन वो भी लोगों की भलाई चाहता था, ये लोग अच्छे लोग थे। इन्होंने कहा, इन्होंने दे आस्क्ड फॉर 1 पर्सन 1 वोट, बोले 1 पर्सन 1 वोट करो तो सही कांटे का मुकाबला हो 600 लोग। आस्क्ड फॉर 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम, किंग डिनाइड, राजा ने डिनाई कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, दे एब्सटेन। एब्सटेन का क्या मतलब, मीटिंग छोड़ के चले गए। थर्ड स्टेट लेफ्ट मीटिंग, तो थर्ड स्टेट ने वोटिंग का रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड वोटिंग एंड लेफ्ट द मीटिंग, मीटिंग छोड़ दी। अब मीटिंग छोड़ने के बाद वो फिर कहाँ इकट्ठे हुए, आगे की चित्र देखो, जो बड़े यहाँ लिखा है बड़े फ्रांस में 1715 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2.3 करोड़ यानी 23 मिलियन। और बाद में 1789 जिस समय ये मीटिंग चल रही थी तब कितनी हो गई, 2.8 करोड़ 28 मिलियन। तो ये एडिशनल पॉपुलेशन के लिए उस समय कोई फर्टिलाइजर, मैन्योर या यूरिया नहीं था, कोई हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं बना था। तो इस समय खाने की जब लोग बढ़ेंगे, और अभी अभी हमने बताया उस समय माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, खेती कम हो गई थी, लोग थॉमस अल्वा एडिशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौड़ में थे, सब फैक्ट्री में काम करना चाहते थे, खेती करना ही नहीं चाहते थे, और सबको ये था कि एक बंदी तनख्वाह मिले। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खेती और कम हो गई थी, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, खाने पीने की चीज़ों का अभाव, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक नीड्स। समझ में आ गया? आगे क्या हुआ, प्रिविलेजेस ऑन बेसिस ऑफ देयर बर्थ, दे हैव टू बी गिवन प्रिविलेजेस, किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ देयर मेरिट। ये बात जॉन लॉक ने बोली। तो जॉन लॉक हैज सेड, क्या बात कही, ये फिलोसफर था, किसने कही, ये मानते थे ना। जॉन लॉक ने क्या कहा, 2 ट्रीटीज ऑफ नेशन, कौन सी बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी 2 संधियां। गवर्नमेंट की किससे संधियां हुई हैं, लोगों के साथ। गवर्नमेंट ऐसे नहीं बन गई, गवर्नमेंट पब्लिक ने बनाई है तो उसको जनता के साथ संधि करनी पड़ेगी, जनता की कुछ मांगे वो मानने और पब्लिक उसकी मांगे मानने, ये 2 संधियां। पब्लिक अपनी सरकार का आदर करे, और जबकि सरकार क्या करे, पब्लिक की जरूरतों को पूरा करे, ये नहीं कि टैक्स बढ़ाती चलिए। अब आगे देखो, ये इंग्लिश फिलोसफर था, इंग्लिश फिलोसफर था, लेकिन उसकी बात फ्रांस में पहुंची। फिलोसफर तो उस समय पूरे यूरोप में एक ही साथ सबकी बात सुनी जाती थी। आगे देखो, ये जॉन लॉकी और जॉन जाक रूसो नाम के 2 फिलोसोफर थे। इनका रूसो, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ओके, इन्होंने क्या लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने भी वही बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट लिया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ ये नहीं कि उनसे टैक्स ले, उसी बात पर इन्होंने कहा। ये भी एक, ये जनेवा के थे, जनेवा उस समय इटली का था।
अभी आपको इटली दिखाई थी ना मैप में, आगे देखो 40,000 लिखा है ना, ये 40,000 ही है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के 20 जून को इकट्ठा हुए, 5 मई को छोड़ा, 5 मई को छोड़ने के बाद 25 दिन उधर और 20 जून को 45 दिन बाद करीब इन्होंने 20 जून को कहा किया, वर्साई लिखा है टेनिस कोर्ट, कहाँ पर 20 जून 1789 में कहाँ पर इकट्ठा हुए, वर्साई की स्पेलिंग बताओ जरा। वर्सलीज, अच्छा वर्सलीज को वर्साई बोल रहे हैं ना, तो वो वर्सलीज का ही कहीं वही था। दैट इज उनका जो पैलेस दिखाया गया ना, ये पैलेस भी पैलेस ऑफ वर्सलीज है, सही है। तो राजा का महल बहुत ज्यादा भव्य था, पैलेस ऑफ वर्सलीज, और वहीं पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। अब देखिए तो थर्ड स्टेट पीपुल कहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है, गैदर्ड, कहाँ गैदर्ड हुए, इन इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्सलीज, वर्सलीज शहर का नाम है, ठीक है। और वहीं पर एंड फाउंडेड नेशनल असेंबली, वहां पर इन्होंने राष्ट्रीय सभा का की नींव रखी, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बना ली। और ये बोला जब तक हम फ्रांस को एक नेशन नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब आगे देखो, ये यहाँ पर देखो शपथ लेते हुए, ओथ ले रहे हैं, ये बुक पे चित्र है। डिसीजन लिया कि जब तक हम एक ऐसा 4.5 घंटे से ब्रेड की बेकरी की दुकान में खड़ी थी, वहीं से ब्रेड मिलता था। तो उस समय बेकरी वालों ने कह दिया राशन खत्म हो गया, चले जाओ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस था। अच्छा वो घर पर क्या लौटती तो क्या वो अपने बच्चों को ऐसे ही भूखा देखती, उन्होंने दुकान लूट ली औरतों ने। जब औरतों ने दुकान लूट ली, बुक में बेकरी का चित्र भी बना हुआ है तुम लोगों में कि लॉन्ग उठी हुआ ऐसा एक चित्र बना हुआ है। तो अब उन्होंने जब लूट ली दुकान, तो जब वो लोग लूट लाट के वापस घर आ गई तो पीछे से खबर आई कि राजा ने सेना भेज दी है। अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं, अभी इसमें दिखा देगा, बेकरी का चित्र है, ठीक है। पुरानी बुक से नई बुक में थोड़ा चेंज किया गया, तो ओल्ड बना हुआ है क्या, है आगे बना हुआ रहता है बेकरी की दुकान, किसी इनके में बना है, आपके में है क्या, चलो कोई बात नहीं, कुछ चेंज हो जाता है। अब इसमें नहीं तो 10th की बुक में बना है, ये देखो इसमें कौन सा है, हाँ ये है, तो फिगर नंबर 13, तो फिगर नंबर 13 बना हुआ है। अब क्या हुआ, जब उमेश दुकान लूट ली गई तो राजा ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेना भेजी। जनता में ये खबर फैल गई कि राजा उनको मारने के लिए सेना भेज रहा है। राजा मारेगा थोड़ी ना अपनी जनता को, एक तो बेचारी पहले से ही भूखी है, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। तो अब जनता डर गई कि क्या राजा हमें मार देगा। क्या तुमने कभी सुना है कि कभी महाराणा प्रताप की और औरंगजेब की लड़ाई हुई हो तो जनता आगे आई हो या किसी ने राजा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फ्रांस ही था जिसने पूरी दुनिया में एक नई चीज रच दी कि जनता चाहे तो राजा से लड़ सकती, जनता के हाथ में लाठी का कल्पना भी की जा सकती थी, लेकिन इसने एक चैलेंज रखा और उसने हमारे भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की नींव रखी। जनता चाहे तो ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश क्राउन को लड़के बना, ये नई चीज थी। और इन सब का मोटिवेशनल सेंटर कौन था, फ्रांस, फ्रांस के वो लोग। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, देखा कि राजा तो मार डालेगा, जब जान पे बनती है तो फिर लोग सुरक्षा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम लाठियों से तो उनसे नहीं लड़ सकते, हमें भी हथियार चाहिए। तो उन लोगों ने 7,000 लोग इकट्ठा हुए और 7,000 लोगों ने जा करके वहीं बगल में बास्टील का किला था, बड़ा किला था, उसमें जाके आक्रमण किया, जेलर को मार डाला, 7 कैदियों को छुड़ाया, सारे हथियार लूटे। ये घटना हिस्ट्री को ठीक 2 भागों में डिवाइड करती है कि बास्टील के जेल पर आक्रमण से पहले वाला इतिहास और बास्टील के जेल के आक्रमण से बाद। हिस्ट्री को अगर कहीं तुम्हें बीच में पार्टीशन करना है तो बास्टील अटैक, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना विश्व के इतिहास के प्रति। तो आप समझ सकते हैं यहीं से 180 डिग्री फेज रिवर्सल हो गया पूरे इतिहास, नजरिया ही बदल गया कि जनता में भी पावर होती, जनता भी कुछ कर सकती। अब हाँ उसने कुछ सेना वना रखी नहीं थी, एक जेलर था, कुछ ऐसे मामूली सिपाही थे, वो जेलर ही मारा गया, सब लोग आराम से छुड़ा। अब आगे की चीज देखो, मतलब वही से मॉडर्न हिस्ट्री 1789 में बास्टील जेल का अटैक हुआ। अब वहां पर अटैक हो गया, आगे देखो
क्या था दोस्तों, लोगों की वो क्या किया 1789 में उसने बोला कि लुई 16 ने एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है संवैधानिक राजतंत्र। जो शुरू में बताया गया था वो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, निरंकुश राजतंत्र, वो अपनी मर्जी से चलाता था। लेकिन नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक चार्टर तैयार किया। तुमने देखा है तुम्हारी बुक में चार्टर बना हुआ है, पत्थर पर लिखा हुआ है कि राजा तुम्हें ये सब बातें माननी होगी। राजा ने कहा कि ठेंगे से हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन जब ये बास्तील जेल का आक्रमण हो गया तो राजा डर गया, बोला कहाँ है तुम्हारा चार्टर, हम मानने को तैयार हैं। आई विल एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल बी मोनार्क विद योर कॉन्स्टिट्यूशन। तुम बोलो क्या मानना। इस चीज को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशन मानने को राजी हो गया, ठीक है। पहले एब्सोल्यूट मोनार्क था, मतलब कंप्लीट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्की से किस पे आ गया, आगे की बात देखो। असेंबली थी वो क्या चाहते थे कि राजा की पावर चार्टर में क्या लिखा था, फ्यूडल सिस्टम वाज रिमूव, सामंती प्रथा का अंत हो गया। फ्यूडल सिस्टम अंत होने पे क्या हुआ, वाज रिमूव, और तिथे अबंडन हो गया कि अब भाई कोई ऐसा कर नहीं देना, धार्मिक कर कोई नहीं देना, तिथे अबॉलिश हो गया। The land from clergy is confiscated, सारी जमीन जब्त कर ली गई। उससे 2 बिलियन लिब्रे मिला, सारा कर्ज चुक गया पूरे फ्रांस। किसकी जमीन ले ली गई बोलो, द लैंड ऑफ क्लर्जी का मतलब होता है धार्मिक गुरु, रिलीजियस लीडर। द लैंड ऑफ क्लर्जीज was confiscated, जब्त कर ली गई। कन्फिस्केशन का क्या मतलब है, इससे क्या हुआ, इट गॉट 2 बिलियन लिब्रे बेनिफिट टू फ्रेंच ट्रेजरी या रॉयल ट्रेजरी। फ्रांस which was used to pay, जो भी डेप्ट था वो सारा कर्ज। और जो चर्च में फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में दिया। चालू किया, ये पहले स्पेन में था, कहाँ पे चल लागू था 13 अमेरिकन कॉलोनी में। यही ये जो है 3 इंस्टीट्यूशनल सिस्टम था। एक गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, सरकार के कौन कौन से 3 अंग होते हैं, दैट इज पहला कौन सा है, विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी क्या होती है, न्यायपालिका। जो विधान को बनाए उसे विधायिका कहते हैं। कौन संविधान बनाता है, लेजिस्लेटिव, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को क्या कहा जाएगा, लेजिस्लेटिव, सारी कानून वही बनाती है। आईएएस अफसर क्या करते हैं हमारे, वो उस चीज की पालना कराते हैं। तो वो ऐसे आईएएस अफसर, केवी के टीचर्स, बैंक के अधिकारी, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं। जो भी सरकारी पद पे हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर है, ये जो भी कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार वेतन देती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव। अगर सरकार ने कभी कह दिया डिमोनेटाइजेशन, तो ये बाहर बेंच लगा के बैठ जाएंगे, कहेंगे अपने नोट लाओ, 2000 किलो 500 किलो। इन सब का काम है सरकार के हर अधिकारों की पालना करना। जैसा सरकार चाहेगी इन्हें वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनको सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है। तो ये होगा कार्यपालिका, हु एग्जीक्यूट, जो क्या करें, जो भी वॉट एवर लॉ इज मेड इट इज इनेक्टेड बाई एग्जीक्यूटिव, वो इनके द्वारा क्रियाशील किया जाता है। एंड इफ द लॉ इज नॉट फॉलोड प्रॉपर्ली द कल्प्रिट इज पनिश्ड बाय न्यायपालिका, जुडिशरी क्या करती है, जज। तो उस समय ये जो नियम था ये किसके द्वारा हो गया, 1791 में इन्होंने नया संविधान बना दिया। 2 साल के अंदर, पहले ड्राफ्ट था, जब ये पहुंचे थे टेनिस कोर्ट में, वहाँ ड्राफ्ट था, कच्चा पक्का पेंसिल से लिखा हुआ। मतलब ये सबसे पहले फ्रांस में आया था ये सिस्टम। ये सिस्टम अमेरिकन कॉलोनी में लागू हो चुका था। अमेरिका सबसे पहला डेमोक्रेट है, सबसे पहले डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहाँ आई, फ्रांस ने उसको आज़ाद कर दिया, बोला तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तो वो अपनी ज़िंदगी जीने लगा, उसने सब अच्छे अच्छे काम कर लिए। सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है, सबसे लार्जेस्ट इंडिया, ठीक है। फ्रांस को डेमोक्रेसी भी कह सकते थे ओल्डेस्ट, लेकिन यहाँ नेपोलियन ने आके सब बिगाड़ दिया, फिर वो टेरिटरी जीतने लग गया, तो अब इसका नाम हट गया। अगर नेपोलियन ना आया होता तो फिर हम इसको भी ओल्डेस्ट कह सकते हैं।
बात खराब हो जाती ना। एक बार फिर राजा आ जाए तो क्या फिर उसे ओल्डेस्ट कहोगे? लेकिन अमेरिका में एक बार डेमोक्रेसी आई तो कभी उसे कोई छेड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो अलग ही कंटिनेंट था, तो वहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं। आज भी कोई युद्ध होता है तो अमेरिका जाके लड़ा था, उसके यहाँ एक बम भी नहीं गिरता, इसीलिए तो वो अब विकास करता चला गया। वहाँ कभी कोई डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। अब अगला देखो तो बोलो 91 में दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। किसने बना दिया? नेशनल असेंबली का जो कच्चा काम था, पहले ड्राफ्ट होता है कच्ची लिखा हुआ, उसको अप्रूव कर। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का बना दिया गया? ऑफ फ्रांस वाज मेड। इसके बाद जो ये यूरोप है, यूरोप में यहाँ पे फ्रांस है, ये यहाँ पे क्या है? फ्रांस। और ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोनिटी ने इससे शादी की थी। ये प्रूशिया है। प्रूशिया में भी एक राजा था, दैट इज कैसर विलियम। इनसे इसने जब बात की तो इन लोगों ने कहा अरे इसका ससुर यहाँ बैठा था, क्योंकि मैरी एंटोनिटी उसकी लड़की थी। उसने कहा यार तुमने कैसे ये सब एक्सेप्ट कर लिया, बताओ तुम्हें क्या, तुम संविधान के अंदर में राज करोगे? ये कोई राजा होता है? पूरी दुनिया में उस समय राजा हुआ करता था, राजा के जलवे थे। उसने कहा कहाँ तुम गुलामों की जिंदगी जीने लग गए, क्या आप संविधान को फॉलो करोगे? अब जब वो बनाएगा नियम, यहाँ पर बैठी है नेशनल असेंबली, ये नियम बना के दे रही, उसे कहेगी फॉलो करो। कहेगी फॉलो करने का काम तो चपरासी का होता है, तुम कैसे राजा हो? संवैधानिक राजतंत्र, इन लोगों ने इसको भड़का दिया। अच्छा, इट वॉज अनहैप्पी। जो लुई 16 था वो क्या था? अनहैप्पी कि हमसे क्या काम करवाना है, हमको एग्जीक्यूटिव बना के रख दिया। बोलो वो कानून बनाते हैं, हम सबको पालन करते हैं, ये सब बेकार की बात है। तो इसने इन सबसे सीक्रेट मीटिंग की, और सीक्रेट मीटिंग में क्या किया? सीक्रेट नेगोशिएशंस किए कि तुम अपनी सेना भेजो, अब हम नेशनल असेंबली को मजे चखाते हैं और उस एक्स्ट्रा सेना से मैं फिर मोनार्क बन जाऊंगा। नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल चुका था। नेशनल असेंबली ने अनाउंस कर दिया वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। और ऐसा होने के लिए उसने लोगों से कहा कि वॉलंटियर शुड ज्वाइन आर्मी, वी विल फाइट एंड वी विल इरेडिकेट एब्सोल्यूट मोनार्की। हम इंपीरियलिज्म को ही खत्म कर देंगे, राजशाही को ही खत्म कर देंगे, अब कोई मोनार्की ही नहीं। ऐसा बोल दिया। ऐसा जब इसने कहा तो उस समय मर्सिलीज गांव के लोग वीर रस में भीगे हुए गाना गाते हुए निकल पड़े, और आज वही वहां का नेशनल एंथम। मर्सिलीज गांव के जो लोग निकले थे, तो मर्सिलीज उस सॉन्ग का नाम है, और आज वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? That is Roger D. Leslie। रॉजर डी लिस्ले ने कंपोज किया था, सही है। उसमें लिखा हुआ है मर्सिडीज का गाना किसी का, तो वहां का बन गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्या हुआ बताइए, कि जब काम कौन करती है? पुलिस नहीं करती है। अब दोस्तों देखिए 3 मिलियन या 30 लाख लोग थे। 30 लाख लोग जज चुनते थे, 30 लाख लोग 40 लाख लोग थे। 40 लाख लोग क्या करते थे? एक्टिव सिटीजन। वो इलेक्टर चुनते थे, और फिर वो इलेक्टर जो है 745 मेंबर्स चुनते थे। जैसे हमारे यहाँ सांसद चुने जाते हैं संसद में बैठने के लिए 546, तो वैसे ही वहाँ 745 सांसद चुने जाते थे। ये लेजिस्लेचर है, ये कानून बनाए। तो ये लेजिस्लेटिव हो गई, जो जज चुना वो जुडिशरी हो गई, और राजा और उसके मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गए। देखिए तो क्या क्या दिखाया जा रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसके अकॉर्डिंग लोगों को कई सारे अधिकार मिले, जैसे कि राइट टू लाइफ। ये देखो इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पर सांप अपनी पूंछ अपने मुंह पे दबाए। इसका क्या मतलब है कि अवर नेशन इज इटर्नल। हम पूरा, हमारा कोई एंड नहीं है। फ्रांस ना आदि है ना अंत है, ना ये कभी शुरुआत हुई ना ये खत्म होगा, ये हमेशा से है। ये दिखाया है बंधा हुआ बंडल तीरों का, लकड़ी का, इससे कि एकता में शक्ति। ये फ्री करने वाली कैप है, जो रेड कैप है, जो स्लेवरी जब खत्म होती थी तब पहना जाता था। और ये एक तरीके से धनुष दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया टूटी हुई बेड़ियाँ, जो वहाँ की अली गरीब मैरियनी दी हुई है। मैरियनी फ्रांस की राष्ट्रमाता थी। वो एक हाइपोथेटिकल फिगर थी, ऐसे कोई मैरियनी करके थी नहीं। जैसे हमारे यहाँ भारत माता करके एक फिगर है, ऐसे उन्होंने मैरियनी माना था। और ये एक एंजल है,
जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा भेजी गई है। इसके हाथ में रूरल ये रॉयल रॉड है, गोल्डन सेक्टर है, राजदंड। हाँ, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ इसका व्यक्तिकरण है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो। ट्रायंगुलर आई जो इसके ऊपर है उसका क्या मतलब है? इट इज द विजन। सबसे ऊपर क्या बना है बताइए? एक ट्रायंगल में आई बनी हुई है, इसका क्या मतलब है बोलो? नॉलेज के लिए। और इसके हाथ में देखो रॉयल रॉड है, ये केंजर है, तो और ये टूटी बेड़ियां ली हुई है, वहाँ की मैरियनी है। और डिक्लेरेशन, वहाँ उन्होंने फ्रांस को एक पेट्री लैंड बोला कि फ्रांस एक फादरलैंड है और यहाँ का हर मेल सिटोयन है और हर फीमेल सिटोयिनी है। सिटोयिनी का मतलब है वो नागरिक है, और सिटोयन और सिटोयूनी को भारत में भी सिटीजन कहा गया। तो ज़्यादातर हमारा जो भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वहाँ पर मोनोलिथिक, एक ही पत्थर पर लिखा हुआ संविधान। अब आगे देखो, वहाँ राइट टू लिव, राइट टू ओपिनियन, राइट टू वोट, ये सब चीजें दी गई, राइट टू एक्सप्रेस। तो बहुत सारे नागरिक अधिकार इसके साथ ही लोगों को मिल गए। 1989 में वार हो गया, वार लंबा चला गया, तो उससे क्या हुआ बताइए? कि ज़्यादातर आदमी वार में इंगेज हैं और ज़्यादातर औरतें क्या कर रही हैं? घर का ख्याल रख रही हैं। अब ये देखिए, तो अब आगे की बात हुई कि वार शुरू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेड हो गया और 1791 के बाद ही वार डिक्लेयर हो गया। वार किसके अगेंस्ट में डिक्लेयर हुआ बताइए? रूसिया एंड ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड। ऐसे समय में जो राजा वीक हो गया, क्योंकि राजा के पास पावर ही नहीं रह गई, किंग बिकेम वीक, सो किंग बिकेम वीकर एंड पावरलेस। और ऐसे समय में क्या किया? नेशनल असेंबली पावरफुल हो गई। नेशनल असेंबली ने क्या किया? सेट इट्स रिच मेंबर्स, जो रिच मेंबर्स कहाँ के थे? थर्ड स्टेट के, एट प्रोमिनेंट पोजीशन, उन्हीं को मिनिस्टर भी बना दिया सब हटा हटा करके, एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। क्या इस बात की आपको जानकारी है कि थर्ड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में खुद ही 3 अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी। एक मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स और जजेस। वास्तव में देखा जाए तो यही एक्टिव सिटीजन्स भी थे। ये लोग कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स। तो इन्होंने क्या किया होगा बोलो? इन्होंने एक्टिव सिटीजन्स ने अच्छी अच्छी पोस्ट पे अपने लोगों को बैठा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ वहाँ 40 लाख या 4 मिलियन ही थे। बाकी ये जो सेकंड वाले थे, आर्टिजन्स और पीजेंट्स, इनके हाथ कुछ नहीं लगा। वास्तव में ये पैसिव सिटीजन्स भी थे और उस समय एजुकेशन बहुत बढ़ चुकी थी। और ये तो लैंडलेस लेबर थे। लेकिन इनके भी अरमान थे कि हमको भी तो कुछ मिले, युद्ध में हमको भी मिले, क्योंकि ये भी गए थे युद्ध लड़ने, तो अब इनको भी सैलरी वैलरी मिला करती थी। तो इन लोगों ने मिल करके एक नया क्लब बनाया। जब उन्होंने देखा अरे ये तो सारा फायदा लिए जा रहा, काम मोनार्की, वैसे तो ये भी बन गया, तो इन लोगों ने कहा हम बैठेंगे नहीं, हम ज़्यादा लोग हैं। हम कितने लोग हैं? अगर ये 4 मिलियन है तो हम 24 मिलियन हैं। और ये कितने हैं? 4 टोटल 28 मिलियन थी। तो इन्होंने जैकोबिन क्लब सेंट जेकब के अंडर में बनाया। और इनका क्या काम था? अब आगे का काम देखो। तो दैट इज द डिप्राइव्ड या पुअर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट वाज डिसकंटेंटेड उमेश। तो उस समय जो तीसरे स्टेट का, दे वर डेस्परेट and they were discontented because now power is shifting to the upper class of third state। तो इन लोगों ने कौन सा क्लब बनाया उमेश? बताया करो, इतने शाही रहने से नहीं होगा, तुम बहुत शर्मीले हो। आप बेटा बताओ, बताया करो ऐसे ऐसे, है ना? अब जरा देखो ना, that is poor section of third state। ये क्या थे बोलो? dissatisfied by इस तरीके से नेशनल असेंबली, क्योंकि नेशनल असेंबली उनके लिए कुछ काम ही नहीं कर रही थी।
वो किसको लुक आफ्टर कर रही थी बताइए? इट वॉज लुकिंग आफ्टर, वो किसका वेलफेयर देख रही थी? द वेलफेयर ऑफ रिच सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ रिच सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट। तो इन्होंने थर्ड स्टेट पीपल ने क्या किया? पुअर पीपल फॉर्म। उमेश, पुअर पीपल ने कौन सा क्लब बनाया? उमेश आप ही है ना? उमेश क्या नाम बेटा आपका? सर उमेश उमेश हो? मेरा नाम रोहित, बताओ जो पुअर लोगों ने क्या कौन सा क्लब बनाया? सुना करो, इससे पता चलता ना कि हाउ मच यू आर ससेप्टेबल टू योर नेबरहुड, तुम कितने संवेदनशील। वो कुछ बोल रहा है तो ठीक है। फॉर्म कौन सा क्लब बोलो? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बना लिया। इट वॉज फाउंडेड बाई, एक क्लर्जी के द्वारा ये फाउंडेड था, सेंट जेकब। सेंट जेकब एक कौन था? क्लर्जी। उसने बोला कि तुम लोग का भी भला होना चाहिए। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसका कौन था? लीडर रॉबेस्पियर इसका एक्टिव लीडर था, वॉज इट्स एक्टिव लीडर। इसके लोगों को क्या कहा जाता था? इट्स पर्सन्स वर कॉल्ड नी ब्रीचेस। ठीक है, वियर नी ब्रीचेस। वो कैसा कपड़ा पहनते थे? घुटनों के पार। हाँ, विदाउट नी ब्रीचेस। कहाँ लिखा? Those without knee breeches, विदाउट नी ब्रीचेस, यानी नी के ऊपर है तो ये विदाउट नी ब्रीचेस, नीचे तक कपड़ा पहनते थे। और जो स्ट्रिप्स भी लगाते थे ट्राउजर्स, जिनको क्या कहते थे? सैंक्यूलोट्स। इनको क्या कहते थे? सैन का मतलब है विदाउट और क्यूलोट का मतलब है नी, जिनका घुटना ना दिखे। जो अमीर लोग थे वो इतने फ्रॉक पहनते थे कि घुटना दिख रहा है, और जो गरीब लोग थे वो पूरा कपड़ा पहनते थे कि उनका घुटना ना दिखे। तो ये सैंक्यूलोट से साथ में ये स्ट्रिप्ड कपड़ा भी पहनते थे। अच्छा, ये लोग एलाइट पीपल थे, अमीर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने मौका देखकर हमला कर दिया। कहाँ हमला कर दिया? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में। रेड कैप भी ये पहनते थे। दे वियर, जो स्लेवरी से फ्रीनेस का प्रतीक था। लाइबिलिटी। अब आगे देखो, ये जो जैकोबिन्स थे इनकी मीटिंग हुआ करती थी टी क्लब में, और आपस में ये सीक्रेट मीटिंग करते थे। तो जैकोबिन्स ने कहाँ हमला कर दिया? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ठीक है, अटैक ऑन पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ध्यान दीजिए, अब इसमें दिखा देंगे पैलेस ऑफ ट्यूलरीज और पैलेस ऑफ वर्सलीज। यहां पर लुई 1 से 14 तक के राजा बैठे, और यहां पर लुई 15 से आगे तक रहे, लुई 10 यानी लुई 18 तक। तो 16 भी उसी में हो गया, यानी लुई के पापा ने बनवाया था, सोने का महल था। 14 तक के लोग यहाँ रहे, अभी वो महल दिखाएगा इसमें। और इसके बाद जो ये था इतना एक्स्ट्रा वैकेंट महल था, इसी में ये बहुत कर्जदार हो गया। महल बनवाने में उसके पिता ने बड़ा पैसा ले लिया।
अब आगे की बात करो कि जब वहां ट्यूलरीज में इन्होंने किया, ट्यूलरीज, वहीं पर लुई 16 बैठा हुआ था, उसको उसकी पत्नी के समेत गिरफ्तार कर लिया ऑन 10 अगस्त का, सही 1791 होगा, 1792 में अटैक किया और फिर क्या हुआ बताइए, एंड सैबोटेज कर लिया, किसको अरेस्ट कर लिया, Louis 16 एंड and टेकन लुई 16 अंडर कस्टडी। अब तो अंडर कस्टडी, तो इन लोगों ने आक्रमण कर लिया, राजा इनके अंदर में आ गया, तो मोनार्की तो खत्म। अब इन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कहा फिर से चुनाव होंगे, हमारे 28 लाख लोग हैं, ये 24 लाख लोग हैं, ये तो हम ही को वोट देंगे। अब फ्रांस में पहली बार चुनाव हुए, जब चुनाव से जो चुन के आए, दैट इज, अगर ऐसा लीडर हु इज इलेक्टेड बाय पीपल, उसे रिपब्लिक कहते हैं। अगर उस टाइम पे 1% 1 वोट था ना, 1% 1 वोट था, दैट इज उस समय मैन सफरेज था, मेल सफरेज, फीमेल सफरेज नहीं था। फीमेल सफरेज 1946 में आया, तो उस समय सारा सेक्शन ने वोट किया। अब टैक्स वाला पे नहीं था, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास ऑल मेल हैव वोटेड, फीमेल ने नहीं वोट किया। तो अब उस समय क्या हुआ, नाउ जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड, 21 ईयर्स हो गया था। नाउ जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड, and with all men irrespective of their wealth, irrespective of their wealth, above 21 years have voted। ठीक है, लीडर्स ऑफ जैकोबिन क्लब 1, वो जीत गए, बहुत लोग थे। So that is, जो भी मेंबर्स थे वो जीत गए। 1793 में लुई 16 को मार देगा। मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब तो जीत गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वो क्या बन गया, हेड। लीडर तो अपनी पार्टी का था ही, कहाँ का बन गया, फ्रांस का हेड हो गया। ही नेम्ड, पार्लियामेंट को उसने क्या नाम दिया, convention. एस कन्वेंशन, ऐसा किया। ऑन मास स्केल मैनी क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज वर ट्रायल्ड एंड गुलोटिंग। मास स्केल पर उसने कोई ना कोई चार्ज लगाया, ट्रीजन, देशद्रोह का आरोप। ऑन मास स्केल मैनी क्लर्जीज एंड वर चार्ज्ड विद ट्रीजन। ट्रीजन का क्या मतलब होता है, एंड ट्रायल, देशद्रोह का आरोप लगाया, एंड उनका ट्रायल किया गया, ट्रायल्ड एट कोर्ट। एंड रिवोल्यूशनरी ट्रायल एंड गुलोटिन, और इनका सर काट दिया गया। Many supporters of Maximilian Robespierre who opposed this heinous act, इस निंदित कार्य का जो सबको गुलेटिन कर रहा था, they were also guillotined. So this is called, many supporters of his own party who opposed this execution, execution का मतलब गला काटना, who opposed this execution
were also guillotined. Famous philosopher Jean-Paul Marat, who opposed Maximilian Robespierre's act, was also guillotined. उसका चित्र तुम्हारी बुक में बना है. Famous philosopher ठीक है, जीन पॉल मारत, फिर इक्वालिटी ब्रेड हाँ, who opposed Robespierre, also guillotined. मैक्सिमिलियन दिस पीरियड, इसमें बहुत सारे लोगों का गला काटा गया. सो दिस पीरियड ऑफ 93-94 इज कॉल्ड रेन ऑफ टेरर. ये बुक का ही क्वेश्चन. तो इसमें चर्चेस भी बंद करा दी थी. अच्छा, शट डाउन चर्च. चर्चेस को लिख लो, ये भी जरूरी है. द चर्चेस वर शट डाउन. एंड बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स. बिल्डिंग को उसने सेना घर बना दिया. एंड बिल्डिंग्स ऑफ चर्चेस, नो बिल्डिंग वही होगा जब चर्च बंद कराएगा तो वहीं से तो बिल्डिंग मिलेगी. चर्च. सर और मैडम को सिटोयन और सिटोयन वो कहा गया. उसके अच्छे काम भी देखें. इनटू बैरक्स. द पीरियड ऑफ रेन ऑफ रॉबेस्पियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का साम्राज्य. द पीरियड ऑफ रेन ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को क्या कहा जाएगा? रेन ऑफ ना, रेन का मतलब राज्य होता है. रेन ऑफ is called reign of terror, जिसको कि 93 से 94 का एक पीरियड था. फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी क्या किया गया? जुलाई 1790. जुलाई 1794 was trialed by court. क्या इसको दंड दिया गया, मतलब क्या आरोप था? Sir, arrest and on the next day sent to the guillotine. And ठीक है, and guillotine. चर्च मतलब उसको आरोपी माना गया. फाउंड एक्यूज्ड, जो आरोप लगे थे. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कुछ अच्छे भी काम किए. उसके समय में फ्रांस में रिपब्लिक आया था. और अब जरा देखो इसने क्या क्या अच्छे काम किए. इसने he has done some welfare work also. पहली बात, the meat and bread were rationed. इनकी राशनिंग कर दी कि ऐसे बाजार में नहीं मिलेगा, एक ही रेट पे मिलेगा. दूसरा चीज इसने क्या किया कि peasants, it was compulsory to sell their grains to government. It was made compulsory for peasants to sell their grains to government. Now, अगली चीज इसके अलावा और क्या हुआ? इक्वलिटी ब्रेड was introduced for all section of family. For
ऑल सेक्शन, रिच एंड पुअर सबको एक ही जैसी ट्रेड मिलेगी ऑफ सोसाइटी, ऐसा भी कर दिया गया। नाउ देयर वाज इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ वाज मेड, all men were called citoyen, citoyen का मतलब नागरिक, and all female were called citoyeni, ठीक है, all were equal before law। इस तरीके से हुआ ना। 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गुलोटिन कर दिया गया। इसी के साथ टेरर का अंत हुआ। उसके बाद क्या हुआ? नाउ डायरेक्टरी केम। ये फ्रांस के लोगों को पता चल चुका था कि एक आदमी अगर शासन चलाएगा तो यही सब होगा। उन्होंने कहा 5 सरकार बनाओ, 5 प्रधानमंत्री बना दो। तो 5 इंपॉर्टेंट हेड्स बनाए गए, उनको डायरेक्टरी कहा गया। क्या कहा गया? दैट इज रूल ऑफ डायरेक्टरी। अगेन इलेक्शंस वर हेल्ड और अब लेजिस्लेटिव 2 काउंसिल बनाएंगे। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और उसमें कितनी काउंसिल हो गई? लेजिस्लेटिव काउंसिल से 2 मेंबर इसके लिए गए और दूसरे से 3, तो टोटल कितने हो गए? 5 हेड्स और इनको कहा गया डायरेक्टरी। तो अब अगली चीज आ गई कि जैसे ही जैकोबिन्स का ये चला गया तो अब नई पावर आई। उस चीज को अब हम देखते हैं। स्लेव ट्रायंगल होता था। यहाँ अमीर लोग आते थे और यहाँ से ये यहाँ आते थे और यहाँ कैरिबियन आइलैंड था। कौन सा आइलैंड था? कैरिबियन आइलैंड। तो यहाँ पर इसी के पास यहाँ बहुत सारे स्लेव इकट्ठे करते थे और फिर यहाँ ले जाते थे, यहाँ ले जाते थे या यहाँ पर जहाँ इनके ये लोग थे कॉलोनीज थी। यहाँ पर भी कुछ स्पेन की कॉलोनीज थी पुर्तगाली। इस चीज को कहते थे स्लेव ट्रायंगल, है ना। इसका क्या नाम था? ये ट्रेडर थे और ये स्लेव थे और यहाँ पर ये उत्पादन होता था। यहाँ पर क्रॉप्स थे, मतलब तो लेबर्स को यहाँ से लेबर्स उठाते थे। ठीक है, अब वहाँ यहाँ पर साथ में मालूम था 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी। यहाँ भी स्पेन की बन चुकी थी। ये इतना एरिया में स्पेन का राज था। स्पेन ने भी फ्रांस के भी ट्रेडर्स आते थे। यही सब तो ट्रेडर थे। ट्रेडर तो पूरा यूरोप अमीर था। ट्रेडर सब जगह के एक ही थे। फ्रांस का उसने अपने आप बोला कि फ्रांस का कोई भी जो है वो स्लेव नहीं रख सकता था। उन्हीं स्लेव को लोग आके घर में भी यूज करते थे। अमीर लोग अपने आप ही ले आते थे ना उन्हीं स्लेव्स को, काम भी लेते थे। स्लेव की खरीद फरोख्त जो होती थी तो उस चीज को रोक दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया? अब आगे का देखो, ये सब देखो। यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो पता चल रहा है ना तुम्हें कि स्लेव ट्रायंगल, दैट इज सैन डोमिंगो, मार्टिनिक और ग्वाडीपूल। ये 3 जगह हैं जहाँ पर ये स्लेवरी होती थी। अब आगे देखो के अंदर आती थी। पर प्रॉब्लम क्या आती थी? इन चीजों को बनाने के लिए वहाँ पर कई सारी लीवर्स की जरूरत पड़ती थी और यहाँ से काम करने के लिए वहाँ जाने के लिए कोई तैयारी नहीं था। यहाँ से तो कोई नहीं जाएगा। फ्रांस के ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे? ट्रेडर्स फ्रांस से निकलते थे और अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे और फिर वहाँ से लोगों को खरीदा जाता था और उन्हें हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर से होकर करीबी देशों तक ले जाया जाता था। वहाँ पर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। फिर वहाँ से इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफी
क्लियर हो गया कि वापस नहीं? फ्रांस में लाया जाता था। अब दोस्तों नेशनल असेंबली में ये बात तय हुई थी कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाए, पर ये नहीं हुआ। ऊपर से रॉबर्टसफियर सरकार ने चर्चों को बंद करवा दिया और उनकी जगह सरकारी दफ्तर और बैराक बनवा दिए गए। अब जो जोकोविन क्लब का जो लीडर था रॉबर्टसफियर, वो अपनी मनमर्जी करने लगा और लगातार देशों से मजदूरों को खरीदता और बेचने लगा और लगातार लोगों को खरीदा और बेचा जाने लगा। तो दोस्तों इसके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता आया है। तो 1794 में उसे दोषी घोषित कर दिया गया और उसे गिरफ्तार करके ग्लोटिंग पर चढ़ाकर उसका सर क्लब कर दिया। और दोस्तों ये एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इसने शुरू में करा था, लेकिन बाद में फिर ये खुद इसने हटा दिया और खुद स्लेव को बड़े मार्क्स, ये भी बता रहा है ना, इसी वजह से एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी नहीं तुम्हारे में दिखाया गया। नेशनल असेंबली में शुरू में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी किया गया और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इसे हटा दिया और स्लेवरी फिर शुरू कर दी। यही चीज़, इसी के आरोप में इसे दोषी पाया गया। समझ आया? फिर से देखो, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखो, ये यही चीज़ ये बोल रहा है। या सुनो, पागल से होकर करीबी देशों तक ले जाया जाता था, वहाँ पर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। फिर वहाँ से इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफी, ये सब वापस फ्रांस में लाया जाता था। अब दोस्तों नेशनल असेंबली में बात समझ में आ गई ना? उस स्लेवरी का इसके उसमें नहीं, बल्कि इसने और प्रमोट किया और इसी वजह से इसको दोषी पाया गया और अल्टीमेटली चार्ज किया गया और साथ में गुलोटिंग किया गया। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे की बात देखिए। अब हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्टरी की। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का अंत हो गया। नाउ ए न्यू काइंड ऑफ इलेक्शन प्रैक्टिस। हाँ, that is to free all slaves. ठीक है। However, turned out to be a short term measure. क्या लिखा है? अगली लाइन पढ़ो। थोड़ी दिनों बाद फिर से उसने क्या किया? रीइंट्रोड्यूस हुआ गया है। तो अभी इस चीज को और देख लेंगे, अभी इसमें न लिखो स्लेवरी को उसमें, और थोड़ा पढ़ लें तो पता चलो। नाउ डायरेक्टरी केम इनटू रूल। डायरेक्टरी का रूल पर आई, जरा चेक करो, डेट बताओ। नाउ डायरेक्टरी केम इनटू पावर। डायरेक्टरी के काम में क्या होता था? 5 heads from 2 legislative councils were elected. 5 हेड चुने जाते थे। 5 heads from elected. ठीक है। They were having frequent clashes. उनमें आपस में क्या होता था? 5 लोग अगर होंगे तो क्या किसी पर एक मत हो पाएंगे? ज्यूरी ही पांचों एक मत नहीं हो पाती है। तो they were having frequent clashes और इसकी वजह से and could not take any decision। इसका किसने फायदा उठाया होगा? ठीक है। सो दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट, द हेड ऑफ मिलिट्री। उस समय का जो मिलिट्री का हेड था, एज उसने क्या किया? इस चांस का फायदा उठाया। अब जरा देखें, और ये देखिए, now government was weak, that is Napoleon Bonaparte, it was two, इसको टू भी कहा जाता है, head of military claimed himself, उसने अपने आप को क्या कर दिया? Military head, Emperor of France. रूलर ऑफ फ्रांस। कब कर दिया गया होगा? बताइए। उसने ऐसे खुद को ऐसे बोल दिया कि मैं रूलर ऑफ फ्रांस, इसलिए वो बहुत वीर था। तो वो उसने यहाँ तक आते आते जब डायरेक्टरी रूल कर रही थी तब तक वो 4-5 देश जीत चुका था। समझे? मतलब डायरेक्टरी उसे बोल भी नहीं रही थी, वो जीतते चला जा रहा था, बड़ा फेमस हो गया।
और जब 1799 में उसने रूलर कर दिया और 1804 में उसने वहां के पैलेस ऑफ वर्सलीज को जला के सारे डॉक्यूमेंट जलवा दिए, बोले डायरेक्टरी ने जलवाया और डायरेक्टरी को उसने क्या कह दिया, और उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया और क्लेम कर दिया अब मैं रूलर। उसने दैट इज इनेबलिंग एक्ट लागू कर दिया कि अब जितने भी निर्णय होंगे वो मेरे द्वारा लिए जाएंगे। एंड नाउ जो वहां पर है फ्रांस क्या हो गया, इट इज मिलिट्री रूल पे आ गया। अब वो वहाँ डेमोक्रेसी रिपब्लिक सब खत्म हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वो कब पावर में आया? 1804 में नहीं आया, मतलब पहले तो 1804 में उसमें इनेबलिंग एक्ट लागू किया गया। पढ़ो जरा। फिर हाँ उसने लिखा है कंक्लूजन में, आप पढ़ाई होगी कि नेपोलियन बोनापार्ट क्लेम्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। इसे थोड़ा सा और आगे देखो। अभी वही हुआ जो सबके साथ होता आया है। तो 1794 में उसे दोषी घोषित कर दिया गया और उसे गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया। और सब बना इन 1804 बोला है, 1804 में बुक में भी लिखा हुआ, ठीक है। रूलर ऑफ फ्रांस बन गया और ही रूल्ड फ्रांस अप टू 1815। कब तक रूल किया? नाउ फ्रांस वाज अंडर मिलिट्री रूल। यस ये बात सही है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर में अगर जो नए लोग आ गए इसमें अपना फोन नंबर लिखो तो ग्रुप में कर देंगे, नाम और फोन नंबर तीनों लोग लिख दो। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ गया और उसने इनेबलिंग एक्ट लागू कर दिया। इसका मतलब है कि सारी पावर किसके हाथ में थी? नेपोलियन के हाथ में। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड इनेबलिंग एक्ट, यानी जो उसे समर्थ बनाता था, इनेबल करता था, इनेबलिंग एक्ट, एंड टेकन ऑल पावर इन हिज हैंड। He ruled France up to 1815 और उसने क्या किया बोलो? अप टू 1815। ये देखो यूरोप में उसने अधिकतर हिस्से में कब्जा कर लिया। ये देखिए इंग्लैंड का बहुत सारा हिस्सा, यही फ्रांस है ना, तो फ्रांस ने इंग्लैंड पर भी कब्जा कर लिया। ये रशिया है यहाँ पर, पोलैंड पे कब्जा कर लिया इसने, पोलैंड इसी का ही था। पोलैंड पे कब्जा कर लिया, प्रूशिया जर्मनी पे भी कब्जा कर लिया, प्रूशिया का भी बहुत हिस्सा ले लिया और ऑस्ट्रिया को भी ले लिया। एक समय में ये इजिप्ट तक पहुंच गया। जरा सोचो, ये है इजिप्ट, इजिप्ट तक चला गया जहाँ पिरामिड है, जो गीजा का फेमस पिरामिड है, वहां पहुंच गया। लेकिन वहाँ की रेतीली जमीन को देख के डर गया, वापस आ गया। 80% यूरोप में इसने कब्जा कर लिया और इसने वहाँ पर यूनिफॉर्म मेजरमेंट, ठीक है, और जो भी है वेट सिस्टम लागू कर दिया। इसको कहते हैं नेपोलियन के सुधार, या ये भी कहा जा सकता है कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। किसे कहा जाता है? नेपोलियन। कि सब जगह 1 kg इक्वल रहेगा, चाहे फ्रांस चले जाओ, चाहे मैनचेस्टर, चाहे मैसाचुसेट्स चले जाओ, कहीं चले जाओ। पूरे इतनी जगहों पे पहले जब व्यापारी जाते थे, अलग अलग जगह 1 मीटर कहीं इतना बड़ा था, कहीं इतना बड़ा था, कहीं इतना बड़ा था, तो सब जगह मेजरमेंट में दिक्कत होती होगी कि नहीं, पर जो लोग थे। लेकिन इसने कहा नहीं, सब जगह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का ही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कर दिया। पहले क्या था कि 1 मीटर को LA कहा जाता था, उसकी नापने की अलग अलग इकाई होती थी, कहीं कुछ सेंटीमीटर, कहीं कुछ, तो अलग अलग में फिर व्यापारी नपवाते ही रहते थे, वहाँ ट्रक खड़े रहते थे। इसने कहा नो, जो मेरी टेरिटरी में है सब जगह एक ही मेजरमेंट चलेगा, एक ही करेंसी चलेगी, और मॉडर्न एजुकेशन चलेगी, मॉडर्न जुडिशरी चलेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट होगा। इस तरीके से उसने मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम चलाए। उसे यूरोप का शिल्पी कहा जाता है, दैट इज आर्किटेक्ट ऑफ यूरोप, या उसे सेवियर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अब वो सब भी अब हम कल पढ़ेंगे। कल